हेलो दोस्तों। आप सभी का एनसीईआरटी बैच में स्वागत है। और इसके अंतर्गत बेसिकली हम एनसीईआरटी आप सभी जानते हैं बहुत इंपॉर्टेंट है प्री के लिए, मेंस के लिए, और बहुत अच्छी तरीके से आपकी आंसर राइटिंग के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आज हम ज्योग्राफी की एनसीईआरटी शुरू करेंगे, जो भी क्लास 11th की ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है उसमें। हालांकि सिक्स से ही इंपॉर्टेंट होती है, बट सिक्स में वो चीज़ें ज़्यादा बहुत ही छोटी लेवल पर आपको बताई जाती है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट 11th और 12th की होती है, उन पर ज़्यादा फोकस करेंगे। और जो छठी से लेकर के वो समरी के रूप में उनको बहुत फास्ट ही निकाल देंगे। लेकिन हम आज 11th क्लास की ज्योग्राफी है उसको बहुत अच्छे तरीके से देखेंगे। इसमें एक चीज है कि आपको एनसीईआरटी किस तरीके से पढ़ना चाहिए। एनसीईआरटी पढ़ते बहुत सारे लोग हैं, लेकिन उनका फायदा बहुत कम ही लोग उठा पाते हैं। एनसीईआरटी आप सभी जानते हैं कि आपकी बेसिक समझ को बहुत ज्यादा अच्छी तरीके से विकसित करती है। आपकी जो शब्दों की जो चेन है उसको अच्छा करती है, जिससे कि आप मेंस में आंसर राइटिंग बहुत अच्छे से कर सकते हैं। इसके अलावा प्री और मेंस के कॉन्सेप्ट को क्लियर करती है, जहां से आपके टॉपिक वाइज क्वेश्चन आने की संभावना रहती है। तो इसी श्रेणी में आज आगे बढ़ते हुए हम डिस्कशन करते हैं यहाँ पर 11th क्लास की जो एनसीईआरटी है उसका नाम है भौतिक भूगोल के सिद्धांत, है ना। भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत, ये 11th क्लास की एक एनसीईआरटी है। इसको हम अच्छे से देखेंगे और इसको समझने की कोशिश करेंगे कि कौन सी चीज किस तरीके से हो रही है, ताकि बेहतर तरीके से आप इसको कर पाए। इसमें हमारा ये रहेगा कि जो आपको नोट्स, अभी तो हमारा ये है कि आपको जो बोला जाए उसको नोट डाउन करते जाना, क्योंकि वही इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना। कई बार लोग क्या करते हैं, कोई नोट्स मिल जाए हम याद कर लेंगे काम हो जाएगा, वो उतना मैक्सिमम यूटिलाइज नहीं। क्योंकि नोट्स अगर किसी दूसरे के नोट्स हो गए आप कट के जा रहे हो, तो आप बहुत सारी चीजें आप यूज नहीं कर पाए, वो जस्ट एक इन्फॉर्मेशन हो जाएगी। और वो इन्फॉर्मेशन तो आप कोई किताब में से पढ़ सकते हो, फिर आपको एनसीईआरटी पढ़ने की जरूरत नहीं है। एनसीईआरटी सबसे बड़ी बात है, आपके बेसिक कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से क्लियर करेगी। कॉन्सेप्ट को क्लियर करेगी, सबसे बड़ी बात है इसकी है। ये आपके क्या करती है, बेसिक कॉन्सेप्ट है उसको बहुत अच्छे से क्लियर करेगी। और वो हम इसको नोट डाउन करते हुए चलेंगे बहुत अच्छे से। कुछ चीजें इसमें कर जाएंगे, कुछ चीजें आपको ध्यान में देनी है। ठीक है। तो इसमें अगर मैं बात करूं, हमारी है भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत, 11th क्लास की ये एनसीईआरटी है। यानी कि अगर मैं बात करूं तो बेसिक थ्योरी ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी, उसके लिए हम इसको बेसिकली पढ़ते हैं। और ये हमारे लिए काम कहाँ पर आएगी वो हम टॉपिक के आधार पर डिसाइड करेंगे, इसमें कौन कौन से टॉपिक है, कौन कौन सी चीजें। लेकिन ये आपके प्री के लिए भी इंपॉर्टेंट है। इसका अगर इंपॉर्टेंस अगर हम देखें तो इंपॉर्टेंस है, प्री के लिए भी महत्वपूर्ण। ये मेंस के कॉन्सेप्ट भी क्लियर करें, मेंस के क्वेश्चन डायरेक्टली आते हैं। ठीक है। बेसिक कॉन्सेप्ट को क्लियर करेगी। तो इसके लिए ये किताब आपके लिए अति महत्वपूर्ण हो जाती है। अगर हम बात करें, इसको स्टार्ट करते हैं अगर हम यहाँ से, तो ये तो इसकी बेसिक चीजें बताई जाती है। इसमें पहले हम इंडेक्स देखते हैं। सबसे पहले आप कोई भी एनसीईआरटी पढ़ो, उसकी इंडेक्स देखो। और उसके इंडेक्स में आपको जानना है कि आपके सिलेबस से क्या क्या जुड़ा हुआ है। ठीक है। सबसे पहले ये आपकी क्या है, एक इंडेक्स विषय सूची है। क्या है, विषय सूची। और इस विषय सूची में आपको देखना है टॉपिक। जैसे एक टॉपिक है भूगोल एक विषय के रूप में। तो भूगोल, अगर मैं बात करूं भूगोल एक विषय के रूप में, तो ये बेसिकली आपका ना तो प्री में काम आता है, ना ही आपका मेंस में काम आता है। ये अगर काम आएगा ये टॉपिक तो ओनली ऑप्शनल सब्जेक्ट, और वो भी बहुत रियल है। तो इसका ज्यादा महत्व नहीं है। नहीं है, अगर हम देखें तो इसका क्या नहीं है, ज्यादा महत्व नहीं है इस चीज का। अगर मैं देखें, इसको मैं नोट्स में ज्यादा डायरेक्टली बताएंगे ताकि आपको दिक्कत नहीं है। इसके अंतर्गत हम बेसिकली जो अभी मैं आपको बता रहा हूँ उसी को करते हैं। तो जो क्लास, अगर मैं बात करूँ क्लास 11 की अगर एनसीईआरटी है, और उसका नाम है भौतिक भूगोल के सिद्धांत। ठीक है ना।
भौतिक भूगोल के सिद्धांत है। तो इसमें कौन कौन सी चीजें हैं वो आपको देख लेते हैं, कौन कौन इंडेक्स में इसकी आ रही है, वही आपके लिए इसमें ज्यादा हेल्पफुल रहेंगे, उन्हीं को चीज पढ़ेंगे। सबसे पहले आपको इसका क्या पढ़ना है, हमेशा कभी भी इस तरह की चीजें पढ़े, सबसे पहला काम आपको क्या करना है, सबसे पहला काम है कि आप बेसिकली विषय सूची को आपको पता होना चाहिए कि ये विषय सूची है क्या, उसी के आधार पर चीजें आपको करनी है। तो ये विषय सूची मैंने आपको यहाँ ले ली, नोट्स में साथ साथ करते जाएंगे। तो देखो, सबसे पहले अगर विषय सूची की हम बात करें इसमें, तो आप देख सकते हैं इसमें, इसमें बेसिकली आपका फोकस रहेगा आपके कौन कौन से टॉपिक है जो आपको पता होना चाहिए। तो इन टॉपिकों में अगर देखें, देखो, तो पहला टॉपिक अगर ये बात करें हम भूगोल एक विषय के रूप में, तो यहाँ पर जो भूगोल है ये प्री के लिए भी आपके इंपॉर्टेंट नहीं है, ये मेंस के लिए भी आपके इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको हम ज्यादा फोकस नहीं करेंगे। और इसके अलावा ये ऑप्शनल सब्जेक्ट के लिए भी अगर मैं बात करूँ, ऑप्शनल सब्जेक्ट के लिए भी हम बात करें तो वहां भी यह ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। तो इसको हम नहीं देखेंगे ज्यादा, ठीक है ना, क्योंकि आपको इंडेक्स देखना है। यहां पर ऐसा नहीं है कि मुझे भाई पूरी भूगोल की किताब पढ़नी है, वो काम नहीं करना है। जो मेरे लिए यूपीएससी में इंपॉर्टेंट है मैं उसी चीज को पढ़ूंगा, बाकी चीज को मैं ध्यान नहीं दूंगा, तो मुझे उसी चीज पे इस पे ध्यान देना है। इसी प्रकार अगर मैं बात करूं, अगला अगला टॉपिक है आपका अर्थ। तो ये आपको बेसिकली इंपॉर्टेंट, ये प्री के लिए भी इंपॉर्टेंट है और मेंस के लिए भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो अर्थ आपको दोनों चीजों के लिए ही इंपॉर्टेंट रहेगी। पृथ्वी की उत्पत्ति एवं विकास, इसके बारे में जानेंगे। पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में जानेंगे, और महासागर एवं महाद्वीपों के वितरण के बारे में। तो ये टॉपिक आपके लिए क्या हो जाएगा, इंपॉर्टेंट, ठीक है। उसके बाद आती है भू आकृतियां, जियोलॉजी, है ना, ये जियोलॉजी कि क्या खनिज और शैल है, क्या भू आकृति प्रक्रिया है, क्या भू आकृति और उनका विकास। ये यूपीएससी मेंस में 2023 में जीएस 2 का पेपर यहीं से था, जीएस फर्स्ट के अंतर्गत एक क्वेश्चन डायरेक्टली आपके यहीं से था, जीएस फर्स्ट में, वो हम आपको डिस्कशन करके बताएंगे। एक यहीं से था, एक क्वेश्चन यहीं से था, ठीक है ना। अगला आता है आपका क्लाइमेटोलॉजी, ये इंपॉर्टेंट है, ये प्री के लिए इंपॉर्टेंट है। इस पूरा ये अगर मैं बात करूँ, ये पूरा टॉपिक प्री के लिए भी इंपॉर्टेंट है और मेंस के लिए भी इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये पूरे सौर विकिरण, सौर ऊष्मा संतुलन, सभी टॉपिक, इनको बहुत अच्छे से हम करेंगे कोशिश। और वायुमंडलीय परिसंचरण, मौसम प्रणाली, ये बिल्कुल प्री के लिए इंपॉर्टेंट है, मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है। वायुमंडल में जल, विश्व की जलवायु और जलवायु परिवर्तन, ये भी बहुत ही ज्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट, ठीक है। इसी प्रकार हम आगे चलते हैं इसी में। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि अगर मैं आपको बताऊं, तो हमने यहाँ तक ले लिया, अब इनको लेते हैं। ये दो इकाइयाँ और हैं आपकी, इनको भी देख लेते हैं। दो इकाइयाँ अगर हम ले जाएं, तो इस प्रकार अगर मैं बात करूँ, ये नोट्स आपको शेयर कर देंगे, इसी हिसाब से मैं बनाने की कोशिश कर रहा हूँ उसको, ताकि आपको नोट्स बनाने की ज़्यादा दिक्कत नहीं है, और डायरेक्ट काम में से जो चीज़ एडिट करनी है वो कर देंगे, डायरेक्ट सेलेक्टेड चीज़ें ही मैं आपको यहाँ पेस्ट करके, और सेलेक्टेड चीज़ें ही आपको यहाँ लगाई जाएगी। देखो, अगला है, देखो, पूरा। अब आपको पता है इसमें से अगर मैं बात करूँ, है ना, तो ये हो गया आपका कैलेंडर, ये हो गया आपका ओशनोलॉजी और समुद्र विज्ञान, इसको देखेंगे, ये भी इंपॉर्टेंट है आपके प्री और मेंस दोनों के लिए। तो पृथ्वी पर जीवन, ये भी इंपॉर्टेंट है, और ये आपके पर्यावरण एवं भूगोल दोनों के लिए महत्व, ठीक है। तो अब हम पहले टॉपिक पे आते हैं, फर्स्ट टॉपिक, उसको अच्छे से डिस्कशन करेंगे इसमें। वो आपके सामने यहाँ पहला टॉपिक लेते हैं, ये आप सभी देखते हैं। इस पहले टॉपिक को नहीं पढ़ेंगे, भूगोल एक विषय के रूप में ये हमारे ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए आप इसको अगर किसी का ऑप्शनल सब्जेक्ट है वो थोड़ा सा एक बार देख सकते हैं, अदरवाइज इसका कोई महत्व
नहीं है तो पहले टॉपिक को हम इसमें डिस्कशन नहीं करेंगे, क्योंकि ये हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, अब हमारा जो पहला टॉपिक होगा वो होगा पृथ्वी। तो पहले हम पढ़ेंगे अब पृथ्वी की उत्पत्ति एवं विकास के बारे में। तो पृथ्वी की उत्पत्ति एवं विकास की अगर मैं बात करूं, ठीक है, तो पृथ्वी की उत्पत्ति एवं विकास में जो जो चीज हमारे लिए काम की होंगी उसी को इसमें पढ़ने की कोशिश करेंगे हम, बाकी चीजें हम नहीं करेंगे। पहला टॉपिक हो जाएगा आपको पृथ्वी की उत्पत्ति एवं विकास, तो ये आपका हेडिंग हो जाएगी, इसको हम डायरेक्टली कर लेते हैं। पहला टॉपिक हो जाएगा पृथ्वी की उत्पत्ति एवं विकास, यहाँ आपका पहला टॉपिक है। ठीक है, और इसमें से ये लाइन आपके लिए कोई काम की नहीं है, जो जो कोई काम की नहीं है इसको हम छोड़ते जाएंगे इसी। तो पृथ्वी की उत्पत्ति के बारे में बेसिक कहानी बताइए कि कैसे कैसे चीज चलती है, चार एटम क्या होते हैं, ये हमारे लिए कोई आम की नहीं है। अब आते हैं पृथ्वी की उत्पत्ति। तो पृथ्वी की उत्पत्ति को लेकर के विभिन्न प्रकार की धारणाएं। पृथ्वी की उत्पत्ति के आरंभिक सिद्धांतों को हम बहुत अच्छे से समझेंगे, इसमें जो जो चीज है, और कोशिश करेंगे उसको एडिट करके आपको नोट डाउन करेंगे, उसको आप अच्छे से नोट बनाते जाएं ताकि आपको अलग से चीजें पढ़नी ना पड़े। देखो, अब पृथ्वी की उत्पत्ति की बात करूं मैं, तो सबसे पहले अगर बात करें पृथ्वी की आरंभिक उत्पत्ति की, जो आरंभिक सिद्धांत है, ठीक है, तो पृथ्वी की उत्पत्ति की जो आरंभिक सिद्धांत है, सिद्धांत हम लिखते हैं, और इन आरंभिक सिद्धांतों में अगर मैं बात करूं सबसे पहले जो यहाँ पर आएगा आपके सामने, तो अलग अलग धारणाएं आई पृथ्वी की उत्पत्ति को लेकर के, अलग अलग चीजें यहाँ पर आती हैं, ठीक है ना, उसको लेकर के हमें यहाँ देखना है। तो वो ऐसी क्या चीजें हैं और कैसे उनसे चीजें आ रही है, वो सारी चीजें हम इसमें देखने की पूरी कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ पृथ्वी की उत्पत्ति को देखते हैं। देखो, पृथ्वी की उत्पत्ति की बात करें तो यह बात आरंभिक सिद्धांत जो पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित है, ये सभी क्या है, ये पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांत है। ये तो पृथ्वी की उत्पत्ति के बारे में अनेक परिकल्पनाएं हैं, उनको हमारे कोई, इनमें से एक प्रारंभिक और लोकप्रिय जर्मन दार्शनिक इमानुएल कांट का था। तो पहली जो अगर हम बात करें तो सबसे महत्वपूर्ण है कांट, कांट की परंपरा। ये कब आई थी आपको पता है, तो 1796 में कांट की परिकल्पना सबसे पहले आई, और इसी को बाद में संशोधित करके आई थी दूसरी, इसके बाद आती है आपकी पता है, इसका संशोधन रूप आता है निहारिका पलक परिकल्पना, इसको बोलते हैं हम, कि अलग अलग प्रकार की परिकल्पना आती है कि पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई होगी, ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई होगी, इन सभी को लेकर अलग अलग कॉन्सेप्ट आता है। दूसरी आती है निहारिका परिकल्पना। तो निहारिका परिकल्पना की बात करिए, और निहारी परिकल्पना क्या कहती है कि इस परिकल्पना के अनुसार ग्रहों का निर्माण धीमी गति से घूमते हुए पदार्थों के बादल से हुआ है। देखो, निहारिका परिकल्पना के अनुसार पृथ्वी की उत्पत्ति किससे हुए, पृथ्वी, ग्रहों का, ब्रह्मांड की उत्पत्ति का कारण क्या है, तो इसके अनुसार ब्रह्मांड की उत्पत्ति का कारण है, ब्रह्मांड की उत्पत्ति, इसके अनुसार ब्रह्मांड की उत्पत्ति किससे हुई है, धीमी गति से घूमते हुए पदार्थ के बादल से। ठीक है, ये बात, और इसे 1900 ईस्वी में चैम्बरलन और मॉल्टन ने ब्रह्मांड में एक अन्य ब्रह्मणी तारा का बताया, कि ये बताया, देखो सबसे पहले आता है कांट, कांट कहता है कि भाई पृथ्वी की उत्पत्ति के बारे में थोड़ी जानकारी देता है, उसको संशोधित रूप निहारिका आती है, निहारिका कहती है कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति एक घूमता हुआ, एक घूमती हुई, बेसिकली एक तारा है, घूमता हुआ बादल है, उससे होती है, और जो कि युवा अवस्था में किससे संबंध है, आपके सूर्य से संबंध है। बाद में 1900 ईस्वी में चैम्बरलन मॉल्टन की आती है, और इसी के द्वारा यह बताया जाता है कि ब्रह्मांड में सूर्य के साथ साथ एक और तारा है जो सूर्य के बहुत नजदीक है। उसी के परिणाम स्वरूप क्या होता है, ये क्या कहती है आपको, ये चैम्बरलिन वाली भी बता, चैम्बरलिन, अगर मैं बात करूं चैम्बरलिन परिकल्पना क्या कहती है, ये कहती है, चैम्बरलिन परिकल्पना कहती है कि बेसिकली सूर्य है, ये सूर्य है, इसी के पास एक एक यहां पर एक क्या है, ब्रह्मणीय तारा है, और इन दोनों के बीच में गुरुत्वाकर्षण होता है, और गुरुत्वाकर्षण के बल स्वरूप, के बल के परिणाम स्वरूप यहां से छोटे छोटे सिगार निकलते हैं,
और ये 9 सिगार निकले थे इसके आंसर। और यहीं से फिर क्या होता है, 9 ग्रहों की, इसी से 9 ग्रहों की उत्पत्ति। मतलब ऐसे बताया, ये सूर्य हो गया, जैसे ये सूर्य हो गया, और सूर्य के साथ 1 2 ऐसे लेकर गए, ऐसे। तो ये क्या हो गया आपके, ये ग्रह हो गए, ये क्या है आपके ग्रह। इस तरीके से इसमें बताइए कि इस तरीके से सिगार जो निकलते हैं इसी से एक तरह से कहीं ना कहीं ग्रह पृथ्वी। और अलग हुआ जो तारे से दूर चला गया, सूर्य के बाहर निकला हुआ पदार्थ क्या हो गया, घूमने लगा, यही धीरे धीरे ग्रहों के रूप में, ये क्या है, ग्रह हो गए। इनको क्या नाम दिया गया था इसके द्वारा, ग्रह का नाम। तो इस तरीके से ये ग्रहों की उत्पत्ति के अलग अलग सिद्धांत आए, जिसमें ये थ्योरी अलग कहती है, इसके द्वारा अलग कहा गया। तो बेसिकली इन चीजों के बारे में आपको चीजें थोड़ा सा ध्यान रखनी है। तो ये ग्रह हो गए, इसी को देखो आगे बढ़ते हैं हम इसी में। तो बेसिकली जब आपको दिखाया गया इसमें, इसी को अगर बात करें आगे हम, तो देखो कि आगे होकर के ग्रह ग्रह आकार कुछ पदार्थ निकलकर अलग हो गया, अरे तारा के रूप से चला गया। तो सूर्य सतह के बाहर निकला हुआ यह पदार्थ चारों ओर घूमने लगा और धीरे धीरे संगठित होकर के ग्रहों का निर्माण ले। तो ये बात क्या करें, इसके अनुसार क्या है कि धीरे धीरे ग्रह ग्रह सागर निकला और निकलने से ग्रहों की स्थिति उत्पन्न हुई। ये बात इसी के द्वारा कहा जाता है। ये बात जो आपको दी गई है, ये बात बेसिकली इन्हीं के द्वारा कही जाती है। अगर मैं बात करूं आपको, तो ये जो पूरा सेंटेंस है, अगर मैं इसको बना के देता हूँ, इसमें सिंपल सा है कि धीरे धीरे ये ग्रह के रूप में परिवर्तित हो गए। तो ग्रह के रूप में क्या हुआ, ये धीरे धीरे रूप ग्रह के रूप में परिवर्तित हो गए। तो आपको बेसिकली यही चीज ध्यान रखनी है इसमें। तो इसके अंतर्गत हमने देखा कि किस तरीके से ये जो आपकी चैम्बरलिन की परिकल्पना है, इसको आपने देख लिया कि चैम्बरलिन की परिकल्पना ये हुई, ठीक है। अब इसके अलावा ये सारी परिकल्पना थी एक ही कारक से ब्रह्मांड की उत्पत्ति की जिम्मेदार बना। लेकिन कुछ ऐसे थे, तो इसमें क्वेश्चन ये था कि जब भाई सभी ग्रहों की उत्पत्ति, जब भी सभी ग्रहों की उत्पत्ति अगर ब्रह्मांड के एक ही कारक से हुई है, ब्रह्मांड के किसी एक ही तत्व से हुई है, तो ये सभी में एक जैसे गुण क्यों नहीं। इसलिए अनुमान लगाया जाता है कि कहीं ना कहीं ब्रह्मांड की उत्पत्ति के एक कारक नहीं, कहीं दो दो अलग अलग तत्वों से हुई है। तो उसके लिए अलग से सिद्धांत आए जिन्हें बोला जाता है द्वैता कारक सिद्धांत। क्या बोलते हैं इसको, द्वैता कारक सिद्धांत। और द्वैत तारक को अगर सबसे पहले अगर हम बात करें, तो इसको जेम्स जीन्स और बाद में सर हेरोल्ड जेफरी ने इस मत का समर्थन किया। यदि किस इस मत का समर्थन, द्वैत तारक के नाम से, जो अभी मैंने बताया था ऊपर, जो निहारिका अभी जो परिकल्पना बताई थी, ये द्वैत तारक जो आपको ये परिकल्पना बताई थी बेसिकली, ये चैम्बर्स और जो मॉल्टन की परिभाषा है, ये इसमें भी दो चीजों का प्रयोग किया गया था, इसलिए इसे द्वैत तारक सिद्धांत कहते हैं, जिसका आगे जेम्स जीन्स और इन्होंने भी समर्थन किया। इसके बाद ये निहार क्या परिकल्पना आती है, इनमें कुछ संशोधन किए। और उनके विचार से ये था कि ऑटो सिमेट, रूस के ऑटो सिमेट के द्वारा निहारिका परिकल्पना दी में कुछ संशोधन किए, और उन्होंने कहा कि सौर निहारिका से घिरा हुआ है। उनके अनुसार सूर्य एक, इन्होंने कहा कि सूर्य कहीं ना कहीं सौर निहारिकाओं से घिरा हुआ था, जो हाइड्रोजन, हीलियम और धूल के कणों से बना होता है, और इन्हीं के टकराने की वजह से धीरे धीरे ये नए ग्रहों की उत्पत्ति हुई। ये अलग अलग एक तरह से संशोधित, ये बेसिकली संशोधित सिद्धांत है पृथ्वी की उत्पत्ति के। तो आपको इन सिद्धांतों को किस किसने शुरू किया, ये बेसिकली आ सकता है। इसके अलावा इसके क्वेश्चन बनने की संभावना कम रहती है। इसके अलावा आधुनिक सिद्धांतों की अगर मैं बात करूं, ब्रह्मांड की आधुनिक जो सबसे ज्यादा लोकप्रिय माना जाता है, वो सिद्धांत कौन सा है, तो उसकी अगर हम बात करें, तो उसके अनुसार हमारा सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत अगर कहें, तो आधुनिक समय में ब्रह्मांड की उत्पत्ति का सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत है बिग बैंग सिद्धांत। क्या है, बिग बैंग थ्योरी। तो बिग बैंग थ्योरी के बारे में आपको जरूर पता होना चाहिए, यही आपके यहाँ क्वेश्चन बनने की संभावना होती है, इसी के बारे में आपसे पूछे जाते हैं। तो बिग बैंग थ्योरी की अगर मैं बात करूं, तो बिग बैंग थ्योरी
सबसे ज्यादा आधुनिक सिद्धांतों में आती है। तो हम बात करें आधुनिक सिद्धांतों की। अब आते हैं ब्रह्मांड की। वो बहुत पुराने सिद्धांत ऊपर थे, उनमें कोई न कोई कमियां थी, उनकी कहीं ना कहीं कुछ क्वेश्चनों को लेकर तर्क था। उनमें मतलब जो सिद्धांत दे रहा है, निहार का दे रहा है, जेम्स जीन्स दे रहे हैं, ये जो भी है द्वैत तारक सिद्धांत आ रहे हैं, ये कहीं ना कहीं क्लियर कट से नहीं बता पा रहे कि सच में ब्रह्मांड की उत्पत्ति। क्योंकि कई कह रहे हैं कि जब आप कह रहे हैं कि भाई एक सूर्य था, उसके पास में एक तारा था, तो क्या उससे 9 ही तारे क्यों निकले, 10 क्यों नहीं निकले, 11 क्यों नहीं निकले? और दूसरी बात, ब्रह्मांड तो अभी भी विस्तृत कर रहा है, तो क्या अभी भी उसमें विभाजन हो रहा है, नहीं हो रहा? ये इसके बारे में बोला गया था। इसके बारे में ये मुख्य रूप से जो इनकी इनकी जो चैम्बरलेन और मोल्टन की जो है, जिसके अंतर्गत उन्होंने द्वैत तारक सिद्धांत दिया, और द्वैत तारक सिद्धांत के अनुसार कहा कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति के लिए सूर्य और उसके साथ साथ एक तारा भी शामिल था। तो फिर ये कहा जाता है कि भाई सूर्य और तारा था, तो सूर्य से जो सूर्य के गुरुत्वाकर्षण की वजह से उस तारे से जो छोटे छोटे शिगार निकले, वो 9 ही शिगार क्यों निकले, वो 10 क्यों नहीं निकले? ठीक है ना? दूसरी बात, ब्रह्मांड तो अभी भी विस्तृत हो रहा है, तो क्या वो शिकार अभी भी नहीं कर रहे? इन क्वेश्चनों का जवाब ये द्वैत तारक सिद्धांत नहीं दे पाए। इसके बाद नई थ्योरी आई, जिसे ब्रह्मांड की उत्पत्ति के आधुनिक सिद्धांत के रूप में जानता है। ये आधुनिक सिद्धांत है, और आधुनिक सिद्धांत में सबसे ज्यादा लोकप्रिय है बिग बैंग थ्योरी। क्योंकि ब्रह्मांड की उत्पत्ति, बिग बैंग थ्योरी, जिसे मुख्य रूप से क्या कहता है, इसे हम विस्तृत ब्रह्मांडीय परिकल्पना कहते हैं। इसे क्या बोलते हैं? विस्तृत ब्रह्मांडीय परिकल्पना कहते हैं। ठीक है ना? और इसी के अंतर्गत अगर हम बात करें, तो इसी के अंतर्गत ये ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बारे में एडविल के द्वारा 1920 में ये दिया गया था। और इसी को हम बहुत अच्छे से डिस्कशन करेंगे, ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बारे में, कि किस तरीके से चीजें आगे हुई और किस तरीके से चीजें आगे बढ़ी, उनको हम थोड़ा सा यहाँ अच्छे से देखने की कोशिश करेंगे। ठीक है ना? तो हम काम की चीजें ही आपकी इसकी कर रहे हैं, ताकि आपको बार बार नोट्स बनाने में ज़्यादा दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये आपकी जो थ्योरी है, देखो इसको अब सबसे ज्यादा जो लोकप्रिय है वो है आपकी कौन सी? बिग बैंग थ्योरी। और बिग बैंग थ्योरी क्या कहती है, इसको ध्यान रखना। बिग बैंग थ्योरी, जिसकी स्थापना 1920 में इसको प्रस्तुत किया गया था, इसके अनुसार ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई। तो इसने कहा कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बारे में इसने सबसे महत्वपूर्ण दी कि ब्रह्मांड है। इसको देने वाले कौन थे? एडविन हब्बल ने इसके संबंध दिए। क्योंकि इसके अनुसार यह है कि ब्रह्मांड क्या हो रहा है, ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है, ब्रह्मांड का विस्तार, ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है। और विस्तार का जो साक्ष्य है, इसका साक्ष्य क्या है? तो साक्ष्य क्या है? बेसिकली आकाश गंगाओं के, आकाश गंगाओं के बीच की दूरी सही है। इसने इसको सिद्ध करने के लिए गुब्बारे का प्रयोग कहा। इसने कहा कि ब्रह्मांड एक गुब्बारे की तरह, आप गुब्बारे को फैलाइए पहले, और उसमें छोटे छोटे टिपकियां लगा दिए। आपके इस गुब्बारे में जो टिपकियां लगी, बिंदु पॉइंट आप लगाओगे, तो बिंदु क्या है? आपकी आकाशगंगा है। लेकिन जैसे जैसे आप गुब्बारे को फैलाते जाओगे, उन बिंदुओं के बीच में दूरियां बढ़ती, अर्थात जब आकाश गंगाओं के बीच में दूरियां बढ़ती जा रही है, तो इस बात का संकेत है कि हमारा ब्रह्मांड का आकार बढ़ता जा रहा है, वो विस्तृत होता जा रहा है, वो लगातार बढ़ता जा रहा है। यही बात इसके द्वारा कही गई। इसलिए क्या है कि जब आप गुब्बारे को फैलाए, इसलिए क्या है कि ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है, और जब आप गुब्बारे को फैलाएंगे तो एक दूसरे से दूर जाते हुए प्रतीत आएंगे। इसका मतलब है कि आकाश गंगाओं की दूरी बढ़ रही है, अर्थात ब्रह्मांड बढ़ रहा है। तो ये बिग बैंग थ्योरी साबित करेगी कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति के सबसे सर्वमान्य क्यों? क्योंकि जो पिछली थ्योरियां आई थी, वो पूरी तरीके से इस उत्तर देने में असफल रही। द्वैत तारक थ्योरी आई है, कोई और भी थ्योरी आई है, जितनी भी थ्योरी आई है, चैम्बरलेन थ्योरी आई है, कोई परिकल्पना आई है, वो सारी परिकल्पनाएं इस बात का जवाब नहीं दे पाई कि आखिरकार आखिरकार ब्रह्मांड की उत्पत्ति हो रही है, तो इसका क्या कारण है। तो इसके क्या ब्रह्मांड बढ़ रहा है, नहीं बढ़ रहा? तो इसको लेकर के जो आपकी बिग बैंग थ्योरी है, उसने दिया सिद्धांत। और बिग बैंग थ्योरी को जो एडविन हब्बल के द्वारा प्रस्तुत किया गया, और उसने अपने सिद्धांत में साक्ष्य दिए
कि आकाश गंगाओं के बीच की दूरियां बढ़ रही है। क्या बढ़ रही है? आकाश गंगाओं के बीच की दूरियां बढ़ रही है, ये बात इसने बोली। ठीक है, तो हमारे यहाँ काम की चीजें उतना ही लिखेंगे। तो इसने बोला कि आकाश गंगाओं के बीच की दूरी बढ़ रही है। ठीक है, अब आगे जाते हैं हम। ये आपको समझ गया कि बिग बैंग थ्योरी क्या कहना चाहती है कि आकाशगंगाओं के बीच की दूरी बढ़े। अब बिग बैंग सिद्धांत के अनुसार आप निम्न अवस्था देखेंगे। देखो, ये बिग बैंग सिद्धांत के अनुसार अवस्था है। इसको अगर मैं बात करूं आपसे, सिंपल सी बात है, इसको अगर मैं बात करूं, तो बिग बैंग सिद्धांत की सबसे बड़ी बात है, बता रहा है कैसे बढ़ रही है, इसमें चित्र को आपको दिखा है। इस चित्र को देख लो, इसमें हम बाद में उसमें देखेंगे। देखो, यहाँ आपने देखा होगा कि किस तरीके से बढ़ रही है। तो ये देखो, बिग बैंग के अनुसार ब्रह्मांड की विस्तार की निम्न अवस्था है। देखो, सबसे पहले इतना था, फिर इतनी हो गई, फिर इतनी हो गई। इस तरीके से देखो, इनके बीच में ये दूरी बढ़ रही है। इसका मतलब इनका एक्सपेंडेशन होता है। तो अगर मैं बात करूं, तो ब्रह्मांड की उत्पत्ति की जो इसकी अवस्था है, इनका विस्तार हुआ है, तो इसकी निम्न अवस्था है, अवस्था है विस्तार की। तो विस्तार की अवस्थाएं देखें, क्योंकि यूपीएससी इनके बारे में कई बार आपसे पूछती है। तो विस्तार की यही अवस्था है। जैसे पहली अवस्था है, इससे पहली अवस्था ये प्रथम अवस्था है। ये प्रथम अवस्था, अगर मैं बात करूं इसको, ये है आपकी प्रथम अवस्था। इस प्रथम अवस्था में इसने कहा कि वे सभी पदार्थ जिनसे ब्रह्मांड बना है, वो एक छोटे पदार्थ के रूप में थे। क्या थे? एक छोटे एकाकी पदार्थ के रूप में थे। ठीक है, जिसका आयतन सूक्ष्म व तापमान और घनत्व अत्यधिक था। अर्थात इसको अगर मैं बोलूं, तो एक सूक्ष्म पदार्थ था जिसका आयतन अत्यधिक कम व तापमान व घनत्व ज्यादा था। यानी कि इसने कहा है, इसको अगर आगे देखें हम, तो पहली अवस्था के अनुसार मान लो ये छोटा सा एक पदार्थ, ये एक छोटा सा पदार्थ है। और इसमें अगर मैं बात करूं, टेम्परेचर बहुत ज्यादा है। टेम्परेचर बहुत ज्यादा नहीं, बल्कि अनंत है। टेम्परेचर क्या है? अनंत है। घनत्व क्या है? अनंत है। और आयतन क्या है? बहुत छोटा है। आयतन बहुत छोटा है। तो ये पहली अवस्था में कहा कि ये सभी से, इससे क्या है? ब्रह्मांड, इन सभी एकाकी, ये क्या है? एकाकी कण है। ठीक है, तो पहली अवस्था कहती है कि ये आरंभ में ये सारे ब्रह्मांड है जो आप बन रहे हैं, ये एक छोटा सा पदार्थ था जो एक ही स्थान पर था, जिसका आयतन अत्यधिक कम और तापमान व घनत्व क्या था? अत्यधिक ज्यादा था। पहली अवस्था तो इसने बोली। दूसरी अवस्था ये क्या कह रहा है? दूसरी अवस्था अगर मैं बात बोलूं, दूसरी अवस्था इसके अनुसार ये कही गई है इसके द्वारा कि देखो, कि इस छोटे पदार्थ, जो आप छोटे पदार्थ की बात कर रहे हैं, इस छोटे पदार्थ में क्या होता है, क्योंकि इसका तापमान बहुत ज्यादा होता है, और तापमान बहुत ज्यादा होने की वजह से इसमें क्या होता है? विस्फोट होता है, क्योंकि तापमान बहुत ज्यादा है।
द्रव्यमान बहुत कम है, सर आयतन कम है। अब छोटा सा पदार्थ है, उसका तापमान बहुत तेज गति से बढ़ता जा रहा है, उसका घनत्व बहुत तेज गति से बढ़ता जा रहा है, तो एक समय के बाद क्या है, उसमें विस्फोट हुआ। क्या हुआ? विस्फोट हुआ। तो इसकी दूसरी अवस्था की अगर मैं बात करूं आपसे, जो हमारे सामने यहाँ है, तो दूसरी अवस्था ये है द्वितीय अवस्था। तो द्वितीय अवस्था में क्या है कि बिग बैंग की प्रक्रिया में इस अत्यंत छोटे पदार्थ का भीषण विस्फोट होता है, और इस विस्फोट के परिणाम स्वरूप इस प्रक्रिया का विस्तार होता है, तो छोटे से पदार्थ से निकलता है एकदम से। तो वैज्ञानिकों ने माना है कि ये प्रक्रिया कब होती है, तो इस दूसरी प्रक्रिया में इसमें मतलब है कि इस सूक्ष्म कण में 13.7 अरब वर्ष पूर्व तीव्र विस्फोट होता है। क्या होता है? तीव्र विस्फोट होता है, द्वितीय अवस्था कहती है आपकी। इस सूक्ष्म कण में लगभग 13.7 अरब वर्ष पूर्व तीव्र विस्फोट होता है, और इससे और ये विस्फोट आज भी चल रहा है, अब भी जारी है। ये है विस्फोट, अब भी जारी है, अब भी चल रहा है। इसीलिए, है ना, अब भी जारी है। विस्तार के कारण मुख्य रूप से ऊर्जा पदार्थ में परिवर्तित हो रही है। ब्रह्मांड का विस्तार जारी है, और विस्फोट के बाद 1 सेकंड के अंतर्गत ही इसका बहुत तेज गति से विस्तार हुआ। इसके बाद विस्तार की गति धीमी पड़ती गई, और बिग बैंग होने के आरंभिक 3 मिनट के अंतर्गत पहले ही परमाणु का निर्माण हुआ। बिग बैंग के 3 लाख वर्ष के दौरान तापमान में गिरावट आई, और परमाणुीय पदार्थों का निर्माण हुआ। अब क्या हो रहा है, देखो, जब विस्फोट हुआ, तो विस्फोट के तुरंत, उस विस्फोट के तुरंत बाद विस्फोट हुआ, और विस्फोट के बाद, ध्यान रखना इसको, देखो ये लिख रहा, ये विस्फोट के बाद मुख्य रूप से अगले ही कण में इसका विस्तार हो गया। इसके बाद धीरे धीरे इसके विस्फोट की धीमी होने लगी, और बिग बैंग कह रहा है कि 3 मिनट के अंतर्गत ही परमाणु का, 3 मिनट के पहले 3 मिनट में ही ब्रह्मांड का निर्माण हुआ। 3 लाख वर्ष के बाद इसका तापमान में कमी आई, और परमाणु पदार्थ बने, ब्रह्मांड पारदर्शी हो गया। और ब्रह्मांड का मतलब है आकाश, और ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है, इसका मतलब है कि ब्रह्मांड के बीच में दूरी बढ़ती जाएगी। ठीक है ना? तो ये हॉयल ने इसकी संकल्पना को स्थिर अवस्था संकलना नाम दिया। यानी कि जब विस्फोट हुआ, तो विस्फोट तीव्र गति से हुआ, जैसे ही विस्फोट हुआ तीव्र गति से, उसके बाद ब्रह्मांड का बहुत तेज गति से विस्तार। लेकिन उस समय तापमान बहुत ज्यादा था, और तापमान ज्यादा था, ऐसी स्थिति में वहां पर धीरे धीरे जब विस्फोट लंबे समय तक चला, तो विस्फोट की जो गति वो धीमी होगी, विस्फोट की स्पीड है वो धीमी होगी, और विस्फोट की स्पीड धीमी होने की वजह से कहीं ना कहीं वो धीरे धीरे उसका तापमान भी कम हो जाएगा। तो लगभग लगभग 3 लाख वर्ष पूर्व, पूर्व तापमान 85 केल्विन तक गई। ठीक है ना? ब्रह्मांड का विस्तार जारी है, जारी है, परंतु विस्तार की गति अत्यधिक धीमी। अर्थात ये कह रहे हैं, अभी ब्रह्मांड का विस्तार, कई ऐसे साक्ष्य ब्रह्मांड का विस्तार करें, बात सही है, ब्रह्मांड का विस्तार तो अभी हो रहा है। लेकिन इसने एक चीज ये बोली कि जैसे इसके अंतर्गत ये कहा गया कि जैसे छोटा सा कण था, और इसका एकदम से इतना विस्फोट हुआ, क्योंकि इसमें टेम्परेचर और उसका जो घनत्व है, उसका प्रेशर की वजह से इतनी तेज गति से विस्फोट हुआ कि कुछ ही सेकंडों में इस ब्रह्मांड, इतने बड़े ब्रह्मांड का, अब उसके बाद तापमान डाउन, और जब तापमान डाउन हुआ, तब 3 लाख वर्ष तक, 3 लाख वर्षों में जाके तापमान कम हुआ। 3 लाख वर्षों में, इन 3 लाख वर्षों में तापमान गिरा, लगभग लगभग उसके तापमान गिरने में 3 लाख वर्ष लग गए। जैसे जैसे तापमान गिरा, उसका विस्तार की स्पीड कम होने लगी, और इसीलिए विस्तार अब कम हो रहा है। इसलिए इसको बोला जाता है स्थिर अवस्था संकल्पना, नाम दिया गया कि अब आकाश गंगाओं के बीच तो दूरी बढ़ रही है, लेकिन स्पीड बहुत कम है। ये बात आपको ध्यान रखना है, बहुत अच्छे से आप समझ लेंगे बिग बैंग थ्योरी। अब इस बिग बैंग थ्योरी की और आगे बात करते हैं, तीसरी अवस्था की बात हो, ये तीसरी अवस्था हो गई है। ये तीसरी अवस्था है, ये
यहाँ से ये तीसरी अवस्था है, ठीक है ना। ये तीसरी अवस्था आपकी हो गई। ठीक है, ठीक है। तो ये तीसरी अवस्था हुई इसकी। तो इस तरीके से इसकी उत्पत्ति का पूरा एक कारक इसमें दिखाया गया है, और यही एक सबसे बड़ी बात है। इस तरीके से बिग बैंग थ्योरी सबसे इंपॉर्टेंट है, यहीं से क्वेश्चन आता है। अगला अगर हम देखें हम कि तारों का निर्माण, आप सभी जानते हैं कि ब्रह्मांड में ऊर्जा और पदार्थ का वितरण समान नहीं है। घनत्व में आरंभिक से गुरुत्वाकर्षण के बाद घनता पाई गई, जिसके पदार्थ परिणाम स्वरूप पदार्थों का एकत्रण हुआ, और यही एकत्रण आकाशगंगाओं के विकास का आधार बना। और आकाशगंगाएं असंख्य तारों का समूह है। आकाशगंगाओं का विस्तार इतना अधिक है कि उनके बीच की दूरी बहुत ज्यादा है, ठीक है। और एक अकेले आकाशगंगा का व्यास बहुत ज्यादा है, ये आपने देखा होगा, इस तरीके से इसमें बताई गई है। तो इसलिए मुख्य रूप से एक आकाशगंगा के निर्माण में शुरुआती हाइड्रोजन गैस के बने विशाल बादलों के संचलन से होती थी, जिसे निहारिका कहा जाता है। तो अब देखो थोड़ा सा हम देखते हैं आकाशगंगा तारों का निर्माण। देखो तारों के निर्माण की अगर मैं बात करूं, तो ये कहा जाता है कि जब भाई जो तार आपके जो उनका निर्माण हुआ। अब हम देखें यहाँ पर तारों का निर्माण। तो बेसिकली तारे कहाँ पर है, आकाशगंगा। ये कहाँ पर है, आकाशगंगा में पाए जाते हैं, ठीक है। और दूसरी बात अगर हम बात करें तो देखो आरंभ में अगर बात करें, तो एक आकाशगंगा के निर्माण की शुरुआत हाइड्रोजन गैस से बने बादलों के संचलन से होती है। तो बेसिकली आकाशगंगाओं का निर्माण कैसे होता है, आकाशगंगाओं का निर्माण शुरुआत हाइड्रोजन गैस से बने विशाल बादल के संचयन से होता है, और इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, निहारिका। तो निहारिका बेसिकली क्या है, विशाल बादल है। तो निहारिका क्या बेसिकली विशाल बादल है, झुंड है, यानी गैसों के झुंड है, ये गैसों का झुंड है। और झुंड बढ़ते बढ़ते ये निहार का है। तो गैसों का झुंड है, और गैसों के झुंड से ही धीरे धीरे तारों का निर्माण होता है। इससे ही मुख्य रूप से निहारिका इससे ही तारों का निर्माण होता है, जो कब होता है, लगभग 5 से 6 अरब वर्ष पूर्व। तो जो आकाशगंगा के अंतर्गत चीज है, देखो ये स्पष्ट रूप से लिखी गई है कि जो ये निहारिका है, निहारिका गैस के झुंड के बल से झुंड बढ़ते बढ़ते बने गैस के पिंड बन जाते हैं, जिनसे तारों का निर्माण होता है, और यही तारे लगभग इतने साल पहले होते हैं। अगर मैं बात करूं इनसे, तो यहाँ पर हम सिंपल सी चीज है, जो जो चीज काम की उसी को मैं रखूंगा, बाकी यहाँ से निकाल देंगे। तो जैसे इसमें मैंने देखा कि आप अगर देखोगे जैसे, ठीक है ना। तो एक ऐसा आकाशगंगा ऐसा के तारों का समूह है, ये वाली चीज इसमें देखी गई, ठीक है ना। यहाँ पर आप आकाशगंगाओं की बात भी जान लेंगे और सारी चीज जान लेंगे। इसमें क्या है, ये आकाशगंगा, ठीक है ना। ये आकाशगंगा होगी आपकी, ये सारी चीज, ठीक है। और ये आपका ये हो गया फिर आपका क्या है, तारों का निर्माण। यहाँ से तारों का निर्माण हो जाता है, और यही चीज आपको बेसिकली पता होनी चाहिए, ठीक है। तो इसी में अब आगे बढ़ते हुए हमने देखा कि तारों का निर्माण किस तरीके से होता है, वो सारी चीज आप देख ली। तो एक एक चीज आप समझ ली,
जैसे अब तारों की इस पर अब एक एक आता है क्वेश्चन कि प्रकाश वर्ष क्या होती है। सिंपल सी बात है, प्रकाश वर्ष को बोलते हैं, आपने सुना होगा लाइट ईयर। लाइट ईयर का कॉन्सेप्ट बहुत जगह सुना होगा कि लाइट ईयर क्या होता है। तो लाइट ईयर बेसिकली अगर मैं बोलूं तो लाइट ईयर एक प्रकाश की किरणों को पहुंचने में जितनी दूरी का तय करना पड़ता है उसे बोला लाइट ईयर। इसको देखो, लाइट ईयर कई बार स्टेट पीसीआर में कई बार पूछा जाता है आपसे, तो लाइट ईयर की बात आपको पता होनी चाहिए। तो आपने यहाँ पर तारों की उत्पत्ति देखी और सारी चीज देखी, अब यहाँ पर आप देखोगे लाइट ईयर के बारे में। अब आगे इसमें बढ़ते हुए हम देखते हैं प्रकाश वर्ष के बारे में। आपको सुना होगा प्रकाश वर्ष क्या होता है। यहाँ पर प्रकाश वर्ष को बहुत शानदार तरीके से आपको बता दूं। हम पढ़ रहे हैं प्रकाश वर्ष, इसे दोस्तों बोलते हैं लाइट ईयर। तो अगर दूरी का मापक है, एक बात ध्यान रखना, क्या है दूरी का मापक, है ना। ठीक है, दूरी का मापक है। गलत किसी मत सोचना कि इस वर्ष है तो टाइम का मापक हो गया, दूरी का मापक है। बेसिकली ये कहा जाता है कि आप सभी जानते हैं कि प्रकाश की गति का आकलन करता है। ये क्या करता है, प्रकाश की गति का आकलन करता है, प्रकाश की गति के आधार पर, प्रकाश की गति के आधार पर। तो इसमें एक साल में प्रकाश जितनी दूरी तय करेगा वो है एक प्रकाश वर्ष होगा। और एक साल में बेसिकली प्रकाश करता है, क्योंकि देखो आप सभी जानते हैं कि जो प्रकाश है वो सूर्य और पृथ्वी के बीच में जो दूरी है तो 14,95,98,91,000 किलोमीटर तय करता है। इस आधार पर यह कहा जाता है कि प्रकाश वर्ष एक साल में प्रकाश के द्वारा तय की गई दूरी, एक साल में प्रकाश के द्वारा तय की गई दूरी। ठीक है ना। दूरी क्या होती है, आपकी प्रकाश वर्ष होती है। और प्रकाश की गति आप सभी जानते हैं, प्रकाश की गति, प्रकाश की गति 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। 3 लाख km/s, ध्यान रखना, एक सेकंड 3 लाख किलोमीटर चल देता है। ठीक है, तो ये है आपका प्रकाश, प्रकाश वर्ष यानी समय का ये, और ये एक साल में इतनी गति तय करता है, इसके आधार पर प्रकाश की गति तय की जाती है। अगला एक महत्वपूर्ण होता है ओरिजिन, ग्रहों का निर्माण ऑफ प्लेनेट। प्लेनेट की क्या किस तरीके से ग्रहों का निर्माण होता है, ग्रहों के निर्माण की अवस्थाओं के आधार पर देखा जाता है। तो ये ग्रहों के निर्माण की अवस्था है। इसमें बताया गया है कि देखो सभी जानते हैं, आप सभी जानते हैं कि ग्रहों का निर्माण किस तरीके से होता है, उसके बारे में इसमें बताया गया है। सबसे पहले बताया गया है कि तारे नीहारिका के अंदर गैस के गुंत झुंड है। तारे क्या है, मैंने बताया था, तारे बेसिकली गैस के झुंड होते हैं, गैसों के समूह होते हैं जो नीहारिका के अंतर्गत होते हैं, हमने ऑलरेडी देखा है। और गुरुत्वाकर्षण बल से गैसीय बादल के रूप में इनका निर्माण होता है। और इस गैसीय क्रोड के चारों तरफ गैस और धूल कण घूमते हुए तत्व के रूप में विकसित होते हैं। ये कहा जाता है कि सबसे पहले ये तारे हैं। ठीक है, निकाले, और इन तारों में गुरुत्वाकर्षण बल लगा। इसके बाद आया गुरुत्वाकर्षण बल, और गुरुत्वाकर्षण बल से और नजीक हो गए, और नजीक होने की वजह से एक गैस, ये क्या होना, गैसीय क्रोड। और ये गैसीय क्रोड धीरे 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 इस तरीके से ये क्या बना, एक रोटेट घूमती हुई तस्तरी, रोटेट डिस्क। ठीक है, ये रोटेट क्या बना, रोटेट डिस्क बना। इसके बाद ये इसकी पहली अवस्था है, फर्स्ट स्टेज। सेकेंड स्टेज अगर इसकी बात करें, जब ये गैसीय बादल का संघनन आरंभ होकर क्राउड को ढकने वाले पदार्थ की बात करें, तो छोटे संजन से ही मुख्य रूप से बेसिकली इन्हीं से धीरे धीरे इन्हीं से इसी अगली अवस्था में हम देखेंगे कि अगली अवस्था में गैसीय बादल का संघनन आरंभ होता है, क्राउड को ढकने वाला पदार्थ छोटे गोले के रूप में विकसित होता है। और ये छोटे गोले प्रक्रिया द्वारा ग्रहणु ग्रहणाणु ग्रहणु होते हैं आपके, उनको विकसित करते हैं, और एक संगठन की क्रिया के द्वारा बड़े पिंड बनने की प्रक्रिया और गुरुत्वाकर्षण बल के परिणाम स्वरूप आपस में जुड़ जाते हैं।
और ये छोटे छोटे जो पिंड है, धीरे धीरे इससे क्या होता है, आपके ग्रहणों का निर्माण होता है। इससे से ग्रहणों का निर्माण होता है, और इन ग्रहणुओं से ही ग्रहों का निर्माण। ये इसकी अवस्था है। पहली बात निहार का हुई, दूसरे पे ग्रहण हो गए, और ग्रहणों के बाद छोटे छोटे ग्रहणुओं से मिलकर ही, है ना, जो प्लेट 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 आपके प्लेनेट होते हैं, इन प्लेनेटों की छोटे छोटी चीजों के, है ना, से ही मिलकर के, छोटे छोटे कणों से मिलकर के, ग्रहणु क्या है, ग्रहों के अणु, उनसे मिलकर मिलकर के मुख्य से ग्रहों का निर्माण होता है। तो ये बेसिकली ग्रहों के निर्माण की पूरी प्रोसेस है। ये जैसे सबसे पहले ये छोटे छोटे कण है, ठीक है, इनसे एक तस्तरी का रूप में निर्माण होती है। ये रोटेट तस्तरी, रोटिंग डिस्क है, और इसी रोटिंग डिस्क से धीरे धीरे जाकर के आगे देखेंगे, तो रोटिंग डिस्क से धीरे धीरे क्या बनते हैं, ग्रहाणु बनते हैं ना, और ग्रहाणु से क्या बनते हैं, ग्रह। इस तरीके से आपका निर्माण होता है ग्रहों का। अगली बात आती है सौर मंडल की। आप सभी जानते हैं सौर मंडल की अगर हम बात करें, तो सौर मंडल इसे बोलते हैं सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम जिसमें कितने हैं, 8 ग्रह। 8 ग्रह व सूर्य को मिलाकर, इसके बाद आकाश गंगाएं भी आएगी। तो सौर मंडल बेसिकली 8 ग्रह और ये होता है सूर्य। तो 8 ग्रह और सूर्य को मिलाकर के बनने वाले मंडल को सौर मंडल बोलते हैं। और आपसे जानते हैं निहार का को सौर मंडल का जनक कहा जाता है। किसको सौर मंडल का जनक क्या था, निहार का। निहार का बेसिकली सौर मंडल का क्या है, जनक है। उसके ध्वस्त होने और करोड़ के बनने के लगभग 5 से 6 अरब पहले ग्रहों का लगभग बने, और उसके बाद ग्रह बने, ठीक है ना। लगभग लगभग जैसे पृथ्वी बिग बिग बैंग थ्योरी आप देखोगे, 13.6 अरब वर्ष पहले हुई। और उसके बाद धीरे धीरे ठंडी होने लगी। ठंडी होने के बाद धीरे धीरे ग्रहों का निर्माण, सौरमंडल का निर्माण हुआ। सौरमंडल का निर्माण कब हुआ, लगभग लगभग इतने वर्ष पहले। हमारे सौरमंडल में 8 ग्रह, 63 उपग्रह, लाखों छोटे पिंड और क्षुद्र ग्रह बड़ी मात्रा में पाए जाते हैं। तो ये बेसिकली अगर आपसे पूछा है, ये क्या है, सौरमंडल का संगठन। सौरमंडल का संगठन जिसमें क्या आते हैं, आपके सूर्य भी आता है एक, ग्रह आते हैं, उपग्रह आते हैं, छोटे पिंड आते हैं, क्षुद्र ग्रह आते हैं, धूमकेतु आते हैं। सभी क्या है, धूलकण गैस, ये सभी क्या है आपके सौर मंडल के भाग। ये क्या है सभी, ये सभी सौर मंडल के भाग। ठीक है ना। तो अगर आपसे पूछे सौर मंडल क्या कहते हैं, तो ये सभी सौर मंडल के ही आपके भाग होते हैं। अब ध्यान रखना, 8 ग्रहों में आप सभी जानते हैं 8 ग्रह। अब इस 8 ग्रह में बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल ये भीतरी ग्रह कहा जाते हैं, तो इनर प्लेनेट। अगर मैं बात बोलूं इनर प्लेनेट, इनर प्लेनेट में आते हैं जो मुख्य रूप से क्यों आते हैं, जो सूर्य व क्षुद्र ग्रहों के बीच में होते हैं। जो सूर्य और क्षुद्र ग्रहों के बीच में होते हैं उन्हें बोलते हैं इनर प्लेनेट, पहली बात। दूसरा होता है, इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, इन्हीं को हम पार्थिव ग्रह भी बोलते हैं। ठीक है ना, क्योंकि पार्थिव, इन्हीं को क्या बोलते हैं, पार्थिव ग्रह। और इनको पार्थिव ग्रह क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये ग्रह पृथ्वी की भांति सेल और धातुओं से बने, क्योंकि ये पृथ्वी की भांति सेल व धातुओं से बने। ठीक है ना, इन्हें बोलते हैं पार्थिव ग्रह। दूसरा आता है आपके आउटर ग्रह, जो क्षुद्र ग्रह से बाहर होते हैं। और इसमें कौन कौन से आते हैं आपके, इनमें आपके जो बाकी के 4 ग्रह होते हैं, जिसमें आपका आ गया एक तो बृहस्पति, मंगल, मैं नहीं, बृहस्पति, शनि, अरुण और बुध। और इनर प्लेनेट में कौन से आ गए इसमें, इसमें आ गए आपकी पृथ्वी,
बुध, शुक्र और मंगल, ये इनर प्लेनेट है जिन्हें हम बोलते हैं पार्थिव ग्रह। और जो आउटर प्लेनेट है इनको बोलते हैं हम बेसिकली जोवियन प्लेनेट। इनको क्या बोलते हैं? जोवियन। ये जोवियन ग्रह, ठीक है ना। और सभी से, और जोवियन ग्रह ये क्या होते हैं? ये बेसिकली क्या बनते हैं? गैसों से। ठीक है ना। अगर मैं आपको इसमें दूं, सिंपल सी बात है, जो एक तो होता है आउटर ग्रह और एक होता है इनर ग्रह। अगर बात करें पृथ्वी की वजह से ये अपेक्षाकृत अधिक वो होते हैं। तो जो इनर ग्रह होते हैं वो बेसिकली पार्थिव ग्रह कहलाते हैं। बेसिकली उनमें धातु और सेलों से निर्मित बनते हैं। और दूसरी बात, बृहद ग्रह, इन्हें जोवियन या बृहस्पति ग्रह के माना जाता है। ये इन्हें हम बेसिकली जोवियन कहते हैं। और इनमें हाइड्रोजन और हीलियम से बना हुआ, ठीक है ना। ये क्या होता है? हाइड्रोजन हीलियम। कौन सी गैस पाई जाती है बेसिकली? हाइड्रोजन और हीलियम। और ये बृहद स्तर होते हैं, ठीक है ना, ये बड़े होते हैं। अब इन दोनों में अंतर देखें हम, पार्थिव और जोवियन ग्रहों के बीच में अगर अंतर देखें तो अंतर देखें, ठीक है, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट। देखो, पार्थिव ग्रह के जनक तारे के बहुत समीप बने हैं होते हैं, जहां अत्यधिक तापमान के कारण गैसें संघनित नहीं होती, घनीभूत हो जाती है। जोवियन ग्रहों की रचना अपेक्षा दूर थी। तो एक तो ये क्या होते हैं, ये देखो, पार्थिव ग्रह सूर्य के नजीक होते हैं, जबकि जोवियन सूर्य से दूर होते हैं। और आप सभी जानते हैं, पृथ्वी की नजदीकी वजह से वहां पर गैस नहीं पाई जाती। सॉरी, सूर्य की नजदीक के होने की वजह से वहां पर गैस नहीं पाई जाती, इसलिए पार्थियन ग्रहों में गैस नहीं पाई जाती, बहुत कम होती है। और जबकि जोवियन ग्रह सूर्य से दूर होते हैं, वहां पर गैस पाई जाती है। इसलिए कहता है सौर वायुमंडल के नजदीक ज्यादा शक्तिशाली होते हैं। अतः पार्थिव ग्रहों से ज्यादा मात्रा में गैस में दूर की कर उड़ा ली जाती है। इन्हें सौर, इतनी पवनें होती है, सौर पवनें बहुत ज्यादा, यानी कि जो पार्थिव ग्रह है वहां पर सौर पवनें बहुत तेज गति से चलती है, इसलिए वहां पर गैसें नहीं पाई जाती, ठीक है ना। जबकि इतनी शक्तिशाली जो पवनें हैं वो मुख्य रूप से जोवियन पर नहीं पाई जाती, वहां पर गैस पाई जाती। पार्थिव ग्रहों के छोटे होने से इनके गुरुत्वाकर्षण की शक्ति कम होती है, जिसके परिणाम स्वरूप इन पर गैस नहीं रुक पाती, ठीक है, जबकि उन पर गैस रुक जाती है। तो इसलिए आपने देखा होगा कि जो पार्थिव ग्रह और जोवियन ग्रह की हम बात करते हैं, इन्हीं को आपको समझना है। पार्थिव ग्रह जो पृथ्वी की विषय वस्तु पर पृथ्वी की विशेषता रखने वाले सूर्य के नजदीक के चार ग्रहों को बोला जाता है, जो सूर्य और क्षुद्र ग्रहों के बीच में होते हैं। और दूसरी बात, जोवियन ग्रह जो क्षुद्र ग्रह और मुख्य रूप से किसके बीच में होते हैं? आपके क्षुद्र ग्रह से बाहर वाले, जिन्हें हम आउटर प्लेनेट के रूप में भी जानते हैं, उनकी बात इसमें कही जाती है। तो जो हमने जोवियन ग्रह और पार्थिव ग्रहों के बीच में अंतर देखा, तो आप देख सकते हैं इसमें, ये बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल, ये जो चारों ग्रह हैं आपके, ये पार्थिव ग्रह, क्योंकि पृथ्वी जैसी विशेषताएं पाई जाती है। और इनका अंतर भी हमने देखा, ये बेसिकली क्या होते हैं, यहाँ पर शैल खंडों एवं खनिज पाए जाते हैं, यहाँ पर गैसें कम होती है, इनका गुरुत्वाकर्षण कम होता है, ठीक है। और दूसरे ये जो भी ग्रह, यहाँ बेसिकली क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं बृहस्पति और मंगल के बीच में, है ना। इनके इधर वाले जो है ये सभी क्या है? जो भी ग्रह हैं, जो कि क्या है, सूर्य से दूर होते हैं, ठीक है ना। इनका घनत्व कम होता है। देखो, या देखो, ये घनत्व सबका ज्यादा है, पांच ये, इनका घनत्व कम होता है, ठीक है ना, लेकिन ये विस्तृत होते हैं। देख रहे हैं इनका व्यास कितना ज्यादा है, ठीक है ना। और ये इनका उपग्रह दे रखे हैं, ये सारी चीज आपको देखनी है। अंतर की लिस्ट हमने डिस्कशन कर ली थी इसमें, कि क्या क्या बेसिकली इनमें अंतर है दोनों के बीच में, तो आपको पता हो जाए। अब देखते हैं हम चंद्रमा की उत्पत्ति बेसिकली कैसे हुई, उसको थोड़ा सा जान लेते हैं, उसके बाद हम आगे पढ़ेंगे इसमें। और इस चैप्टर आपका खत्म हो जाएगा, काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है इसमें, और इसलिए थोड़ा सा और देख लेते हैं, इसमें काफी चीजें हैं। इसमें बेसिकली चंद्रमा की उत्पत्ति को लेकर के आप सभी जानते हैं, चंद्रमा पृथ्वी का एक प्राकृतिक उपग्रह है। प्राकृतिक उपग्रह मतलब वैसे हम सैटेलाइट को भी छोड़ते हैं, वो कृत्रिम उपग्रह होते हैं। ये क्या है? पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है, पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह। तो ये प्राकृतिक उपग्रह है। उपग्रह जो ग्रहों के चक्कर में लगाता है। और पृथ्वी की तरह चंद्रमा की उत्पत्ति के बारे में भी अलग अलग मत है। सबसे पहले
एक मत आता है, उसको बोला जाता है बेसिकली सर जॉर्ज डार्विन के द्वारा दिया गया, जिसने कहा कि पृथ्वी पर चंद्रमा तेजी से घूमते हुए एक पिंड थे, लेकिन यह पूरा पिंड डंबल की आकृति में परिवर्तित होने की वजह से टूट गया। ये कहा जाता है इसके अनुसार ये कि चंद्रमा पृथ्वी का ही भाग था। इसका प्रशांत महासागर का। बोला जाता है कि पृथ्वी का ही भाग था, जो प्रशांत महासागर ग्रह है, प्रशांत महासागर जो गर्त है उसी से वो अलग हुआ था। जब पृथ्वी चक्कर लगा रहे थे, लगाते 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 उसमें से एक पार्ट निकल के चला गया। तो चंद्रमा की एक उत्पत्ति इस तरीके से है। ये बात जॉर्डन जॉर्डन ने बोली है, जॉर्ज डार्विन के द्वारा ये बात बोली गई है कि चंद्रमा पृथ्वी का ही एक भाग था। परंतु लोग इसको नहीं मानते। कुछ लोगों ने मानना है कि चंद्रमा की उत्पत्ति किसकी वजह से हुई है। चंद्रमा, कुछ लोग मानते हैं कि चंद्रमा की उत्पत्ति पृथ्वी के टकराव से होती है। बेसिकली किसे टकराव से, किसे, मंगल ग्रह के टकराव से, मंगल ग्रह के आकाश से बड़े पिंड से टकराने से होती है। ठीक है। और यह पृथ्वी से घूमता रहता है। लगभग इसमें कहा जाता है कि देखो, एक पृथ्वी है, पृथ्वी के साथ ही एक मंगल ग्रह से बड़ा एक पिंड था, ब्रह्मांड पिंड, उससे जब पृथ्वी टकराई, उसके टकराने से ही चंद्रमा की उत्पत्ति हुई। तो चंद्रमा दूसरे मत के अनुसार है कि चंद्रमा पृथ्वी का भाग नहीं है। डार्विन कहते हैं कि चंद्रमा पृथ्वी का भाग है, लेकिन इस मत के अनुसार चंद्रमा पृथ्वी का भाग नहीं है। इसके बड़े टकराव के परिणाम स्वरूप हुई, जिसे द बिग स्प्लेट भी कहा जाता है। क्या कहते हैं? द बिग स्प्लेट। और बिग स्प्लेट का मतलब है कि पृथ्वी के बनने के पीछे कुछ समय बाद मंगल ग्रह के 1 से 3 बड़े आकार वाला का पिंड पृथ्वी से टकरा, और इस टकराव से पृथ्वी का एक टुकड़ा है टूटकर अलग हुआ, और जिससे चंद्रमा की उत्पत्ति हुई। और ये लगभग 4.4 अरब वर्ष पहले चंद्रमा की उत्पत्ति। चंद्रमा की उत्पत्ति कितने वर्ष पहले है? इसकी उत्पत्ति बेसिकली है 4.4 अरब वर्ष पूर्व। ठीक है। ये बात चंद्रमा की उत्पत्ति के बारे में बोलते हैं। अब हम थोड़ा सा पृथ्वी की उत्पत्ति के बारे में देखें स्पष्ट। अभी तक हमें ब्रह्मांड की उत्पत्ति देखी, सभी चीजों की उत्पत्ति देखी। अब पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे होती है? तो कहा जाता है कि प्रारंभ में पृथ्वी बहुत वीरान थी, और चट्टान था, गर्म हवाएं थी, वायुमंडल बहुत ही अजीब टाइप का था, जिसमें इसकी शुरू में हीलियम और हाइड्रोजन से मिलकर बनी थी, जो आज के वायुमंडल से एकदम अलग था। लेकिन धीरे धीरे कुछ ऐसी घटनाएं हुई जिसकी वजह से सुंदर उसमें कन्वर्ट हुआ। और इसको अब आगे के मतलब हम आगे से चीजें देखते हैं। पृथ्वी का बेसिकली सबसे पहले, पृथ्वी की परतदार संरचना है, जिसमें सबसे पहले बाहर वायुमंडल के बाहरी छोर के अंतर्गत क्रोड, पृथ्वी क्रोड तक जो पदार्थ है वो एक समान नहीं है। वायुमंडल पदार्थ का जो घनत्व सबसे कम है। पृथ्वी की सतह, इसके भीतर अनेक मंडल और अनेक है। पृथ्वी की सतह के अलग अलग पार्ट है, अंदर अलग अलग कोर है, मेंटल है, मंडल है, उनकी अलग अलग स्थिति है। लेकिन जो पृथ्वी पहले इस तरह की थी, तो बहुत सारी चीजों की वजह से कुछ ऐसी घटनाएं हुई जिसकी वजह से अब जैसे देखने लगे। सबसे पहले इस पृथ्वी के अलग अलग जो पदार्थ है, उनमें सबसे पहले पृथ्वी के अंदर स्थल मंडल का विकास। स्थल मंडल बेसिकली क्या है? अगर हम आप बोले, आप समझ जाते हैं पृथ्वी के वायुमंडल का सबसे निचली परत होते हैं। और इसका जो निर्माण की अगर हम बात करें, तो ये कहा जाता है कि ग्रहाणु और दूसरे खगोलीय पिंड ज्यादातर जैसे ही घने और हल्के बादलों के मिश्रण से बने। उल्काओं के अध्ययन हम ऑलरेडी देख चुके हैं वो वाली बात है। जब कहा है ग्रहाणुओं के इकट्ठा होने से ग्रह बने, पृथ्वी की रचना भी इसी प्रकार से। यानी कि पृथ्वी के निर्माण सबसे पहले स्थल खंड आया। स्थल मंडल का निर्माण कैसे हुआ, जिसे हम पृथ्वी का स्थल मंडल बोलते हैं। जो पृथ्वी के धरातल की बात करते हैं, वो स्थल पृथ्वी का स्थल मंडल है। तो पृथ्वी का 3 मंडल होते हैं। तो पृथ्वी की अलग अलग अवस्था है। पृथ्वी की बात करेंगे, एक हो गया पृथ्वी का स्थल मंडल, एक हो गया पृथ्वी का वायुमंडल, एक हो गया पृथ्वी का जलमंडल। सबसे पहले अगर हम बात करें स्थल मंडल की, तो स्थल मंडल पृथ्वी की अगर बात करें, पृथ्वी एक ग्रह है, तो इसका भी बेसिकली ऐसे अन्य ग्रहों का निर्माण हुआ कि भाई ग्रहाणुओं के इकट्ठा होने से मुख्य रूप से इसकी रचना हुई। तो इससे क्या है, जब ग्रहाणु इकट्ठे हुए, तो कैसे इकट्ठे हुए? क्योंकि इनमें गुरुत्वाकर्षण की वजह से एकत्र हो चुके। और जैसे ही
और पृथ्वी इन इकट्ठे पदार्थ इकट्ठा हुए, इससे अत्यधिक ऊष्मा थी। ये प्रक्रिया तब तक जारी रही जब तक कि ताप के पदार्थ पिघलने लगे। ऐसा पृथ्वी की उत्पत्ति के दौरान, पृथ्वी के तुरंत बाद हुआ। अत्यधिक ताप के कारण पृथ्वी, अब देखो, जब विस्फोट हुआ, विस्फोट के दौरान अलग अलग चीजें बनी, तो एक पार्ट विस्फोट का पृथ्वी के रूप में भी आया। अब इसका धीरे धीरे जो भाग, इसका एक भाग भारी भाग था, वहां पर तापमान कम हो गया, आंतरिक भाग में तापमान अधिक रहेगा। इसलिए पृथ्वी का, अगर मैं बात करूं पृथ्वी है, तो ये आंतरिक भाग है, ये द्रवित है, और बाहरी भाग है, ये कठोर है। ठीक है ना? क्योंकि अत्यधिक ताप के कारण, क्योंकि आंतरिक भाग में अत्यधिक ताप के कारण, मुख्य रूप से तापमान अधिकता के कारण, जैसे घनत्व भी कम रह गया, है ना, और अलग अलग चीजें, पृथ्वी के अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग चीजें पाई जाती है। जिसमें सबसे बड़ी बात यहाँ देखोगे, तो पृथ्वी में क्या क्या पाया जाता है? पृथ्वी में एक तो पाया जाता है क्रस्ट, मेंटल और बाह्य कोर और आंतरिक कोर, ये पृथ्वी के पार्ट है। तो पृथ्वी की अलग अलग प्रकार की चीजें हैं, जैसे पृथ्वी में ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। ये बेसिकली है आपका क्रस्ट, ये कठोर है। ये हो गई मेंटल, ठीक है ना, ये क्या हो गया मेंटल, और ये हो गया आपका कोर। ये पृथ्वी के आंतरिक भाग है, ये पृथ्वी का बाहर भाग है, और अलग अलग भागों पर अलग अलग चीजें हुई, इसलिए पृथ्वी का जो स्टेक्स जो अलग होती है, आंतरिक भाग द्रव्य अवस्था में, बाह्य भाग ठोस अवस्था में, यही पृथ्वी का एक सबसे बड़ा कारण बनता है। इसके बाद पृथ्वी में वायुमंडल और जलमंडल का विकास हुआ, क्योंकि पृथ्वी के वायुमंडल की वर्तमान स्थिति में नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का सबसे बड़ा योगदान रहा। पृथ्वी पर जो वर्तमान स्थिति है, उसका सबसे बड़ा कारक है कि पृथ्वी में जो हीलियम हीलियम और हाइड्रोजन था, तो बाद में यहाँ पर बड़ी मात्रा में नाइट्रोजन और ऑक्सीजन भी पाए जाते थे, और इन्हीं की वजह से वायुमंडल की संरचना, क्योंकि वायुमंडल के विकास की तीन अवस्थाएं बेसिकली है। तो वायुमंडल की अगर बात करें, वायुमंडल की अवस्थाएं, सबसे पहले था आदिकालिक गैसों का ह्रास होने लगा। सबसे पहले क्या हुआ? और आदिकालिक गैस कौन सी थी? हाइड्रोजन और हीलियम। इनका सबसे पहले ह्रास हुआ, क्योंकि जब तक ये रहेंगी किसी भी स्थिति में, हीलियम, इनका क्या है, सबसे पहले ह्रास हुआ, इनकी वजह से पृथ्वी पर जीवन संभव नहीं हो पाता। दूसरी अवस्था, दूसरी वैल्यू, पहली अवस्था, दूसरी कि पृथ्वी के भीतर से, इसके बाद पृथ्वी के भीतर से जलवाष्प निकला। और तीसरा, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया हुई। जैव मंडल की संरचना हुई। इसमें सबसे महत्वपूर्ण गैसें होती है, वो क्या थी आपकी? हाइड्रोजन और नाइट्रोजन। ये दो गैसें जो पृथ्वी की उत्पत्ति, पृथ्वी पर जीवन संभव बनाती है। पहले पुरानी गैसें थी हाइड्रोजन, हीलियम, उनको वो उनका प्रभाव कम होने लगा। धीरे धीरे पृथ्वी के आंतरिक भाग से जलवाष्प और तापमान निकलने लगे। इसके बाद पृथ्वी पर ऑक्सीजन आने लगी, और ऑक्सीजन और नाइट्रोजन की वजह से प्रकाश संश्लेषण हुआ, जैव मंडल संभव। एक तो ये काटना है। तो पृथ्वी की उत्पत्ति में और जीवों के संभव होने में सबसे महत्वपूर्ण कारक है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। इसमें यही कहा गया कि प्रारंभिक वायुमंडल जिसमें हाइड्रोजन हीलियम अधिकता था, सौर परमाणु के कारण पृथ्वी से दूर हो गया। केवल पृथ्वी पर ही नहीं, बल्कि सभी पार्थिव ग्रहों से ये धीरे धीरे चला गया, अर्थात आदिकालिक वायुमंडल में से ये गैसें चली लगी। ये पृथ्वी की पहली अवस्था है, जैसे ये विस्तार से, ये पहली अवस्था है। दूसरी बात, जैसे जैसे पृथ्वी ठंडी होने लगी, तो ठंडी होने से पृथ्वी पर बहुत सी गैसें, जलवाष्प बाहर निकले, जो आज के वायुमंडल में ये गैसें फिर बाहर आई, पृथ्वी से फिर ये गैसें बाहर आई। ठीक है? तो पृथ्वी से कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, अमोनिया और स्वतंत्र ऑक्सीजन बहुत कम थी। यह प्रक्रिया पृथ्वी के भीतर के भागों में गैस की आई, जिससे गैस का अवशोषण हुआ। लगातार ज्वालामुखी विस्फोट से वायुमंडल में जलवाष्प की मात्रा बढ़ने लगी। पृथ्वी के ठंडा होने के साथ साथ जलवाष्प का संघनन हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड आई। इसकी वजह से पानी में तापमान और अत्यधिक गिरावट आई। फलस्वरूप संघनन की क्रिया से बरसात हुई, और बरसात से धीरे धीरे जो पानी इकट्ठा हुआ उससे महासागर बने। इस तरीके से पृथ्वी की उत्पत्ति। देखो, ये द्वितीय अवस्था है। द्वितीय अवस्था है, इसमें नई गैसें आई, तापमान, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, जलवाष्प, ये इसमें देखने को मिले। ठीक है ना? और स्वतंत्र ऑक्सीजन की मात्रा कम थी।
ठीक है। और इसकी वजह से मुख्य रूप से पृथ्वी पर क्या हुआ, पृथ्वी पर अत्यधिक बरसात होने लगी, संघनन हुआ, पानी होने लगा, महासागर बना। ये बेसिकली पृथ्वी के इस तरीके से निर्माण है। ठीक है। अर्थात उत्पत्ति के लगभग 50 करोड़ सालों तक अंत तक बने। हमें पता चलता है महासागर 400 करोड़ साल पुराने, जबकि 380 साल पुराने पहले जीवन प्रकाश प्रारंभ हुआ। यद्यपि 2.5 से 3 जगह ये ज्यादा आपके काम की नहीं है, इसको हम डिलीट मार देंगे यहाँ से। तो बेसिकली आपने देखा होगा कि पृथ्वी की उत्पत्ति में जो 3 अवस्था है और तीसरी अवस्था किस तरीके से पृथ्वी पर जीवन संभव हुआ, तो इसके बाद तीसरी अवस्था में यहाँ पर जीवन को संभव दिखाया गया। ठीक है ना। फिर 3 अवस्था है, उसमें तीसरी अवस्था के अंदर पृथ्वी पर जीवन संभव हुआ, जब ये सारी चीजें आई, महासागर निर्माण हुआ। इसके बाद ही जीवन की उत्पत्ति होती है पृथ्वी में। तो इसके बाद हम देखते हैं पृथ्वी पर जीवन आता है, और ये एक महत्वपूर्ण पड़ाव होता है पृथ्वी पर, क्योंकि अनुकूल परिस्थितियां बनी। तो पृथ्वी के 3 स्टेज है। पहली स्टेज वो पुरानी गैस, जो जिन्हें हम पुरातात्विक जलवायु गैसें कहते हैं, जिसमें हाइड्रोजन हीलियम है, उनका ह्रास हुआ। नई गैसों का, दूसरी अवस्था में नई गैसों का इमर्जन हुआ। नई गैसों में जलवाष्प आया, जलवाष्प की वजह से संघनन हुआ, संघनन की वजह से बरसात का रूप हुआ, वर्षा होने लगी। बरसात से जो पृथ्वी के छोटे छोटे जो पृथ्वी के गर्त थे, जहां पर खड्डे थे, जिन्हें हम खड्डे बोलते हैं, वहां पर पानी भरने लगा, और वहां पर पानी भरने से महासागर का निर्माण होने लगा, और इस तरीके से पृथ्वी पर जीवन संभव हुआ। जीवन की उत्पत्ति, इसी अवस्था में जीवन की उत्पत्ति। आप सभी जानते हैं पृथ्वी की उत्पत्ति का अंतिम चरण है जीवन की उत्पत्ति और इसका विकास। निसंदेह पृथ्वी पर मुख्य रूप से अगर देखें तो आज वायुमंडल जीवन के अनुकूल नहीं था, लेकिन धीरे धीरे विभिन्न प्रकार की रासायनिक क्रिया के माध्यम से ये क्या हुआ, जीवन के अनुरूप। ठीक है। जीवन की उत्पत्ति एक तरह से रासायनिक प्रतिक्रिया बताते हैं, जिसमें जटिल जैविक पदार्थ थे बने, उनका सम्मोहन हुआ। धीरे धीरे सम्मोहन आपको दोहराता गया और निर्जीव पदार्थों को जीवित तत्वों में परिवर्तित कर दिया। हमारे ग्रह पर धीरे धीरे अनेक चट्टाने में पाए जाने वाले जीवाश्मों के रूप में हुए। 300 करोड़ सेलें पाई जाती है, जिन्हें हम शैवाल पाए जाते हैं। शैवाल मुख्य रूप से क्या एक जीव है। तो इसके मंत्र का होता है कि सबसे पहले जीवनों की जो संभावना है वो इस तरीके से होती है। तो बेसिकली क्या होता है कि जो रासायनिक परिवर्तन होंगे, रासायनिक प्रतिक्रिया से जो अजीब थे या निर्जीव थे, उनमें जीवन संभव हुआ। इसमें हर्ष सेवा, ठीक है ना। और धीरे धीरे उनमें अगर ये संभव हुआ, और इससे मुख्य रूप से अन्य जीवों की रचना हुई। लगभग 380 करोड़ वर्ष पूर्व क्या हुआ, जीवन संभव। ठीक है। तो ये एक मेजर और रहा कि इस तरीके से पृथ्वी पर जीवन धीरे धीरे आगे बढ़ा। एक चीज इसमें हम इसमें ये देखेंगे कि जो अलग अलग काल है जिसके अंदर पृथ्वी के अंदर जीवन काल हुआ, उसको एक बार देखते हैं इसमें थोड़ा सा। तो आपसे पूछ सकते हैं कि पृथ्वी के अंतर्गत जीवन कैसे घटना कैसे आई, क्या क्या चीजें कैसे, वो सारी चीजें यहाँ पर अच्छे से दिखाई गई। तो देखो, अब इसमें आपको देखा है भूविज्ञान का काम, जियोलॉजिकल डेवलपमेंट अगर हमें देखने को मिलेगा, तो जियोलॉजिकल डेवलपमेंट हुआ कैसे, इसकी सारी चीजें अगर हम बात करें, ये कैसे यहाँ देखने को मिलेंगी। तो जियोलॉजिकल डेवलपमेंट की बात अगर हम करेंगे, तो वो सारी चीजें आपको यहाँ देखने को मिलेंगी। देखो, जैसे सबसे पहले आता है ईयन। ईयान बोलते हैं, ये सबसे बड़ा होता है। उसके बाद ईयान को डिवाइड करते हैं हम एरा में। एरा को बांटते हैं हम कल्प में। कल्प को बांटते हैं हम युग में। और युग को बांटते हैं हम वर्ष में। ध्यान रखना। तो सबसे बड़ा होता है ईयान। जैसे ये क्या है, आपके ईयान है। ये आपके प्रोटेरोजिक होता है, आदि महाकल्प, हेडियन। ठीक है ना। ये अलग अलग, ये तारों की उत्पत्ति, सुवरनोवा में, ये ईयान है। और इन्हीं ईयानों को बांटते हैं हम एरा में। तो ईयान के बाद आते हैं एरा। जिसमें सबसे पहले अगर मैं बात करूं, तो ये यहां से स्टार्ट हुआ। सबसे पहले आपको यहां से स्टार्ट, नीचे से ऐसे स्टार्ट, ध्यान में काल कर। तो तारों सबसे पहले आता है बिग बैंग थ्योरी और सुपरनोवा की घटनाएं और तारों की उत्पत्ति। ये सारी घटनाएं, पूरी चीजें लगभग 13.7 अरब वर्ष से लेकर के और 5 अरब वर्ष तक ये चीजें होती रहती है। ठीक है ना। 5 अरब वर्ष पहले, 12 अरब वर्ष पहले, सब। इस मतलब ब्रह्मांड की उत्पत्ति और सूर्य की उत्पत्ति बेसिकली कब हुआ है, 13.7 अरब वर्ष से लेकर के 5 अरब वर्ष तक। ब्रह्मांड की बिग बैंग थ्योरी आती है इसमें 13.7 अरब के अंतर। इसके बाद आता है आपका आद्य महाकल्प, जिसे बोलते हैं
प्रोटैरियोजेट। ये बेसिकली इसमें क्या क्या आता है, इसमें आता है लगभग लगभग 5 अरब वर्ष से लेकर के 57 करोड़ तक। ध्यान रखना, ये 5 अरब हो गया। अब इसमें क्या आ गया, 5 अरब से लेकर के और 57 करोड़ तक का टाइम इसमें आता है, 57 करोड़ वर्ष तक। ठीक है, इसमें बेसिकली क्या हुआ, ये आपको पूरा दिया खाएगा 57 करोड़ वर्ष तक। तो इसमें बेसिकली देखा गया कि सबसे पहले 4.8 अरब वर्ष पहले कार्बन डाइऑक्साइड आई, धीरे धीरे महाद्वीप महासागरों का निर्माण हुआ, फिर धीरे धीरे शैवालों का निर्माण हुआ और कई जीव आए। तो बेसिकली पूर्व कैम्ब्रियन काल में लगभग लगभग जीवों की उत्पत्ति हो चुकी थी। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद इसके अंतर्गत आता, इसके बाद आता है पुराजीव काल। ये बेसिकली आता है 57 करोड़ से लेकर के 24 करोड़ तक। इसमें आपने देखा होगा, इसमें पहले कैम्ब्रियन आता है, फिर आर्डोविशियन आता है, फिर प्रवाल सिलियन आता है, डेवोनियन आता है और कार्बोनिफेरस आता है, पेरिमियन। ध्यान रखना, ऐसे जाना है आपको, नीचे से ऊपर तक। तो कैम्ब्रियन काल में ध्यान रखना, कैम्ब्रियन काल की अगर मैं बात करूं तो स्थल पर कोई भी जीवन नहीं था, जल में बिना रीढ़ की हड्डी वाले जीव थे कैम्ब्रियन काल में। उसके बाद आर्डोविशियन में पहली बार मछली आई, और इसके बाद इसमें सिल्रियन में स्थल पर जीवन संभव, सबसे पहले स्थल पर जीवन संभव हुआ, प्रवालविद आए थे। उसके बाद आता है दोस्तों डेवोनियन में स्थल और जल पर जीवन रहने लगा। कार्बोनिफेरस में रेंगने वाले जीव आने लगे, और पर्मियन में रेंगने वाले जीवों की संख्या बहुत ज्यादा होने लगी। तो ये ऐसे चल रहा है 24 करोड़ तक आगे। इसके आता है मेसोजोइक। मेसोजोइक चलता है दोस्तों आपका 24 करोड़ से लेकर के 6.5 करोड़ तक, जिसमें ट्रियासिक, जिसमें आपका कौन कौन सा कल्प कौन सा होगा, ट्रियासिक। ट्रियासिक में क्या होता है, मेंढक और कछुआ का जन्म। जूरासिक में आपने देखा होगा डायनासोर युग है, और क्रिटेशियस में आता है डायनासोर विलुप्त हो जाते हैं। ध्यान रखना, जूरासिक में डायनासोर आते हैं और क्रिटेशियस में डायनासोर लुप्त हो जाते हैं। ये बात लगभग लगभग 6 करोड़ वर्ष पहले की है। उसके बाद आता है आपका नवजीवन, जो लगभग आज तक चलता है। इसमें एक आता है तृतीय काल। तृतीय काल में आपने देखा होगा पुरानूतन, अधिनूतन, अधिनूतन, अल्पनूतन और अतिनूतन। ठीक है, तो पुरानूतन काल की बात करें तो इसमें छोटे जीव जंतु आए, अधिनूतन में खरगोश आया, और अच्छा अधिनूतन में, और ये अधिनूतन में मनुष्य आ गया, अल्पनूतन में धीरे धीरे फल सब्जी आ गई, और धीरे धीरे मानव का विकास होने लगा। और चतुर्थ काल की बात करें 10,000, मतलब 10,000 वर्ष तक चला था। इसमें आधुनिक मानव होमो सेपियंस आए थे। तो ये चतुर्थ कल्पना है। आपसे एक तो यूपीएससी पूछ सकते हैं कि कालों को बताइए, अगर बड़ा कौन सा एरा है तो सबसे पहले ईओन आएगा, फिर एरा आएगा, फिर पीरियडिक और एपॉक आएगा। ये काल है जो आपको पता होना चाहिए, एक बार इसे गो थ्रू देना। तो इस तरीके से आपका जो पहला चैप्टर है वो लगभग लगभग खत्म हो चुका है। ये यूपीएससी ने पूछा था आपसे कई बार, इसके बारे में आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पहला चैप्टर खत्म, और बहुत अच्छे से चीज़ों को देखा है, कैसे कैसे हमारे लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट है। देखो पूरी एनसीईआरटी चीज़ें ली है, उसको यहाँ पर साथ में लिखा है क्या क्या चीज़ों पर आपको ध्यान रखना है और किन किन चीज़ों को नोट डाउन करना है। जो चीज़ इसमें बोली जा रही है उसमें से नोट डाउन कर सकते हैं, कुछ चीज़ें बोली जा रही है उनको लिख सकते हैं, कुछ चीज़ इसमें दिखाई गई है उनको देख सकते हैं। इसके बाद आपको क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा। ठीक है, तो अगर हम कुछ क्वेश्चनों को करें इस चैप्टर में से, देखो यहाँ कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या पृथ्वी की आयु को प्रदर्शित करती है, यानी कि पृथ्वी की आयु कब होती है। तो पृथ्वी की आयु बेसिकली, पृथ्वी भी ब्रह्मांड का एक पार्ट थी, तो पृथ्वी की आयु कब आती है ये चीज आपसे पूछ रही है। तो पृथ्वी की आयु बेसिकली कहाँ से आती है, 13.7 अरब वर्ष से पहले। ठीक है, इसके बाद आता है आपसे, अगर आपसे पूछ जाए यहाँ पे अगला क्वेश्चन पूछा गया है इसमें, तो निकल में से कौन सी अवधि सबसे लंबी होती है। तो मैंने आपको बताया था, ये अभी ये जो आपको दिया गया है हमने ना, सबसे लंबी अवधि, तो सबसे लंबी अवधि की अगर मैं बात करूं तो आपने देखा होगा कि ये जो है सबसे लंबी अवधि क्या है, ईओन। ईओन क्या है, सबसे बड़ा माना जाता है। तो सबसे बड़ा क्या होगा आपका, ईओन होगा ये। तो ये आपका सबसे बड़ा हो गया। निम्न में से कौन सा तत्व वर्तमान वायुमंडल के निर्माण और संशोधन में सहायक नहीं था। देखो सौर पवन सहायक थी, गैस का अवशोषण सहायक था, प्रकाश संश्लेषण सहायक था, विभेदन सहायक था। ये वायुमंडल नहीं बल्कि स्थल मंडल के निर्माण होता है। ठीक है, ये भी पता है, विभेदन की प्रक्रिया स्थल मंडल में होती है। निम्नलिखित में से भीतरी ग्रह कौन से कहते हैं, जो पृथ्वी और सूर्य के बीच पाए जाते हैं, सूर्य और क्षुद्र ग्रह के बीच पाए जाते हैं, सूर्य और क्षुद्र ग्रह के बीच में पाए जाने वाले ग्रह। पृथ्वी पर जीवन संभव हुआ है 460 करोड़ वर्ष पहले। ठीक है ना। तो बेसिकली क्वेश्चन यूपीएससी के इनका, देखो यूपीएससी कैसे नहीं, स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन आ सकते हैं।
तो ये एनसीईआरटी आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। जो चीज़ इसमें बताई गई है, बोली गई है, उस पे ध्यान दीजिए और इसी तरीके से हम सारी एनसीईआरटी को कंटिन्यू करते रहेंगे और आपको समय लग जाए लेकिन इतनी दमदार तरीके से एनसीईआरटी करेंगे, तो उसमें कोई भी कमी ना बचे। तो आप सभी को हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू।